एक सिख की परिभाषा और तारीफ क्या होती है? एक सिख की तारीफ एक स्त्री या एक पुरुष जो 10 गुरु साहिबान को, प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से लेके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी तक उनको मानता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी सिक्ख्या दशमेश जी दे अमृत ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੱਖਦੇ हैं ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कि सिख क्या है? सिख के नाम के अगर आगे सिंह नहीं है, कोर नहीं है, तो वो भी सिख है? तो ये जो चीजें हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है वो खत्म की है और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। मौजूदा कमेटी बात नहीं कर रही है, मौजूदा कमेटी इसके ऊपर कोई इसका संज्ञान नहीं ले रही है। जी जी जी। और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। तो हम तो चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ संज्ञान ले। और जम्मू कश्मीर का मसला है, अगर जम्मू कश्मीर का मसला ऐसे अगर कोर्ट में ये चीज अगर रेक्टिफाई हो जाती है, गुरुद्वारा एंडोमेंट एक्ट जो है वो अगर इसमें कोई तरमीम होती है और तरमीम करके इसको लागू किया जाए और इस बहस को जहां खत्म करने की कोशिश की जाए और आगे ना बढ़ाया जाए जी। कि धर्म को छेड़ते ही देश के हालात बदल जाते हैं। कई सारे मुद्दे हैं जो आपके सामने हैं, बड़े मुद्दे हैं जो आजकल टीवी पर चल रहे हैं। धर्म कितना असरदार है और धर्म के नाम पर क्या हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। कहने को तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से जाने की संविधान से चल रहा है, लेकिन धर्मों के फैसले उस धर्म के लोग करते हैं जो उस धर्म को फॉलो करते हैं। ऐसा ही एक मामला जम्मू कश्मीर से सामने आया है। ये लोग मेरे साथ क्यों बैठे हैं, ये एक सवाल है कि हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद इन लोगों को आज मीडिया पर आकर के बयान देने की ज़रूरत आन पड़ी है। क्या कहा कोर्ट ने, जान लेते हैं। और उस ऑर्डर में क्या है जो माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर था। उस ऑर्डर के बाद पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी सिख समुदाय के लोग हैं वो सब उस ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं और माननीय हाई कोर्ट को ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डर को पहले इस धर्म के लोगों की आस्था को देखते हुए थोड़ा समझ लेना चाहिए था। आपने एक पिटीशन दायर की थी 2022 में जो इलेक्शन अखनूर में होती है। हाँ जी। इलेक्शन में क्या हुआ था जो आपने पिटीशन दायर की, क्या हुआ था? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं संसार सिंह जी आपके चैनल के माध्यम के राही जो आपने मेरे पे सवाल किया है, मैं सदाकत से ये कहना चाहता हूँ कि 2022 में जो डीजीपीसी जम्मू के इलेक्शन हुए, पूरी स्टेट के हुए थे। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा और ख़ास करके अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी की जी। कि उस इलेक्शन होने से पहले आरओ साहब को कैंप गोल गुजराल से एक कंप्लेन की, कैंप गोल गुजराल कॉन्स्टिट्यूंसी से, कि नॉन सिख वोटर जो हैं वो इलेक्टोरल रोल में आए हैं तो इनको डिलीट किया जाए जी। तो आरओ साहब ने एक ऑर्डर निकाला सब एआरस को, 11 के 11 कॉन्स्टिट्यूंसी के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि इन वोटरों को डिलीट करके रिपोर्ट की जाए और जब इलेक्शन होगी, पोलिंग होगी, तो ये वोटर डिलीट करके ही पोल होने चाहिए और उसकी कॉपी सब एआरएस को कर दी। कौन से वोटर? नॉन सिख वोटर्स को डिलीट करके फिर पोलिंग होनी चाहिए। डीजीपीसी की इलेक्शन थी। हाँ, डीजीपीसी की इलेक्शन। नॉन सिख वोटर कहाँ से आए बीच में? नॉन सिख वोटर्स कहाँ से आगे के, खास करके जो अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें जो एक कैंडिडेट था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से था, टीचर। और आप सब लोग जानते हैं कि बीएलओ जितने हैं तकरीबन 90% एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। तो इनका एक नेक्सस बन गया बीएलओ का कि हमने अपने टीचर को बिने बनाना है। तो उन्होंने प्लान कर लिया होगा पहले ही। हमें तो पता चला जब ये ऑर्डर निकला तो हमने अप्रोच किया आरओ साहब को, एआरओ साहब को अप्रोच किया कि क्या ऐसे ऑर्डर निकला है। तो इसमें हमने तो वोटर लिस्टों को स्टडी भी नहीं की थी क्योंकि टाइम ही कम मिला हमें। तो इन नॉन सिख वोटर्स को डिलीट किया जाए। तो उन्होंने मुझे बोला और तहसीलदार साहब से, कहते मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है तो उनको डिलीट कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नॉन सिख वोटर्स पोल हो गए, डिलीट नहीं हुए इलेक्टोरल रोल से, कोई मॉडिफिकेशन नहीं आई और
साथ में इन बीएलओज ने, जो टीचर बीएलओज थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इनके परिवार के थे बीएलओज। उन्होंने जानबूझकर, किनके परिवार के थे? ये जो रणबीर सिंह जी जीता है, इनके जैसे इलेक्शन कंटेस्ट की, इनके परिवार के ही थे। जैसे कि लखवीर सिंह जी इनके परिवार का है, बिक्रमजीत सिंह जी, जोरावर सिंह जी भी इनके परिवार का है। बिक्रमजीत सिंह जी जो है, जो इस वक्त डीजीपीसी की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जहाँ मैनेजमेंट कमेटी, उसका फादर यहाँ गुरुद्वारा अखनूर संत बाबा तपोस्थान सुंदर सिंह में वाइस प्रेसिडेंट है, और उसका बेटा है बिक्रमजीत सिंह जी, वो भी बीएलओ था। इन लोगों ने और बीएलओ को इन्वॉल्व करके एक नेक्सस तैयार किया कि जिसमें नॉन सिख वोटर्स और डबल आईडी वोट, जिनके 2-2 वोटर कार्ड हैं, एक आदमी के 2 वोटर कार्ड और 2 वोट हैं, और मृतक वोट जो 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 6 महीने से जो बेचारे जिनकी डेथ हो गई है, वो इन्होंने वोट डिलीट नहीं किए, वो इलेक्टोरल रोल में रहे, और उनके वोट भी फिक्टिशियस किसी बंदे को पकड़ के इन्होंने पोल करवा दिए। आप कह रहे हैं डबल वोट हाँ। जो डला, और मृतक लोग जो थे उनका भी वोट कास्ट किया गया। कास्ट किया। और आप ये कह रहे हैं कि नॉन सिख लोगों के वोट भी कास्ट हुए। हाँ। कुल मिलाकर कितने वोट थे ये? नियर अबाउट 300 वोट। हाँ। इतना बड़ा घपला हुआ, हाँ। धांधली हुई, विभाग कहाँ था? आप लोगों ने शिकायत नहीं की उस वक्त? जिस वक्त आरओ ने एक ऑर्डर निकाल दिया था, तो शिकायत किसको करनी थी? हम तो रहे गुड फेज पे कि आरओ साहब ने ऑर्डर निकाला, और एआरओ जो है वो अपने काम पे लगे हैं। वो फील्ड स्टाफ को बोल के और ये इलेक्टोरल रोल को, जैसे नॉन सिख वोटर्स को डिलीट कर देंगे और ये डबल आईडी वोटर्स को डिलीट कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो इलेक्शन अथॉरिटी, इलेक्शन में जो ऑफिसर्स थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, और ये जानबूझ के हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इंचार्ज लोग थे, वो हाँ, भी इन्वॉल्व थे, इसीलिए डिलीट नहीं हुए वोट। अगर वो इंटरेस्ट लेते, अगर उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते, एक भी वोट नॉन सिख और डबल आईडी वोट और मृतक वोट नहीं कास्ट होता। आपको ये कैसे पता चला कि ये डबल वोट कास्ट हुआ है, ये नॉन सिख वोटर्स हैं और ये मृतक लोग हैं जिनके वोट डाले गए? जब वो टाइम निकल गया कि वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई, लास्ट जो फाइनल डेट थी, तो जब हमने स्टडी की वोटर लिस्ट, तो वो नाम बीच में थे। जब हमने अप्रोच किया तो कहने लगा अब तो टाइम ही होगा, 5 दिन तो रह गए हैं, अब तो ये चेंज नहीं हो सकती। तो उस वक्त फिर भी हमने ट्राई की। जैसे अखनूर पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे दास खुद आके प्रिजाइडिंग अफसर को बोलता है कि जो नॉन सिख वोटर कैसे आप पोल करवा रहे हो? वो कहने लगा कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये वोटर डिलीट नहीं हुए हैं, इनके पास वोटर आईडी है और वोटर लिस्ट में इनका नाम है, मैं कैसे नहीं इनको कह सकता हूँ कि पोल मत, आप वोट नहीं डाल सकते, हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इलेक्शन अथॉरिटी ने हमें दी, तो इसलिए वो वोट कास्ट हो गए। नाम बता सकते हैं कि कौन लोग मृतक थे या कौन नॉन सिख लोग? जो रिट पेटिशन है ना, रिट पेटिशन में सीरियल नंबर दिया हुआ है, उन लोगों के नाम है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे है, कौन सा आईडी नंबर उनका क्या है, डबल आईडी वोट्स कितने हैं, कौन कौन लोग कहाँ कहाँ वोट डाल गए हैं, और जो पोलिंग एजेंट होते हैं ना, वो वोट टिक करते हैं, और पोलिंग एजेंट्स ने वोट टिक किए हैं, वो वोट पड़ गए। और हमारे कहने के बावजूद भी जो जो ऑफिसर ड्यूटीज पे आए थे, उन्होंने भी अनदेखी की। इसलिए हमने फिर, क्योंकि डीजीपीसी रूल एंड एक्ट के मुताबिक कोई ऐसा हमें नहीं उसमें प्रोविजन मिला कि हमने अप्रोच कहाँ करना है, हमने कहाँ लिटिगेशन करनी है, किसका दरवाजा खटखटाना है। तो हमें जब पता चला कि ये तो लॉ डिपार्टमेंट ही कोई अथॉरिटी डिप्यूट करेगा, तो हमने लॉ डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, तो उन्होंने एपीलेट अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डीसी को अपॉइंट कर दिया जी। तो यहाँ भी ऐसे ही जम्मू में भी एडिशनल डीसी अपॉइंट हो गया। तो जब अपीलेट अथॉरिटी डिप्यूट होगी, तो मैंने कौंसल अपनी करके तो हमने रिट फाइल कर दी, और वो 1 साल केस चलता रहा। एक बार ऐसा भी हो गया कि अपीलेट अथॉरिटी ने 70 बीएलएस को वहां कॉल कर लिया, बीएलओ को 70 को कॉल किया। फिर बीएलओ को क्या काम है, आप पूछिए अपने आरओ से, अपने एआरओ से भी ये वोट कैसे पड़ गई, आपने डिलीट क्यों नहीं की है, जबकि आरओ ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है, तो आपने इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। और आई वाश, हमें आई वाश करके, ये हमारी आई वाश हमारे आंखों में धूल झोंक के कि हमने बीएलओ को बुलाया है जी। अब कहीं से कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हुआ है
कहीं से और कोई प्रेशर हुआ है एडिशनल डीसी को, जो अपीलेट अथॉरिटी थी, तो उन्होंने उस एडिशनल डीसी कौन थे? एडिशनल डीसी संदीप सिनोत्रा जी। जी। तो जब दास की उनसे बात हुई लास्ट में, जब बहस हो गई, कंक्लूड हो गया, तो वो कहने लगे कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाई है, तो मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। ये एडिशनल डीसी की मेरे से बात हुई है। तो उन्होंने फिर वो जजमेंट को रिजर्व कर लिया। 1 महीना जजमेंट बाहर नहीं आई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, जैसे एडिशनल डीसी हमारे हरविंदर जी थे, वो जो इस वक्त सिटिंग हमारे डीजीपीसी के जो प्रेसिडेंट है रणजीत सिंह जी टोडा, वो उनके करीबी रिलेशन में थे। तो ये जो रणबीर सिंह जी हैं, ये डीजीपीसी में जॉइंट सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने ये नेक्सस वहां तैयार किया, तो वो उनको इन्फ्लुएंस में लेके ये जजमेंट दे दी। आप बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिसर जो है वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ। जिस वक्त वहाँ बहस चल रही थी, तो दास भी वहां बैठा हुआ था, ये लोग भी, और मेरे काउंसिल ने बोला कि डीसी साहब, आरओ का ऑर्डर है, आरओ का ऑर्डर है, ये आपने बीएलओ को किस लिए बुलाया? जहां बीएलओ का क्या रोल है? अब जहां बीएलओ ने तो जो करना था कर दिया है, ये आपने देखना है, अपीलेट अथॉरिटी आप हो, आपने देखना है। लेकिन उन्होंने भाई अपना इधर से इधर करके टाइम किल किया और जजमेंट दे दी। कितनी देर टाइम उन्होंने किल किया? ये टाइम 1 साल। 1 साल। और एक्ट और रूल के मुताबिक जो अमेंडमेंट हुई है, 7 डेज, विद इन दी 7 डेज फर्स्ट हियरिंग फिक्स करनी थी। उस फर्स्ट हियरिंग में उन्होंने अपनी जजमेंट देनी थी, और 1 साल लगा। 1 साल लग गया। 1 साल लग गया अपीलेट अथॉरिटी को ये जजमेंट देने के लिए। उसके बाद 1 महीने के बाद जब मुझे जजमेंट की कॉपी मिली, तो फिर मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में भी अपील दायर करने में थोड़ा टाइम लगता है जी। तो जब अपील दायर होगी, तो फर्स्ट ही हियरिंग में ऑनरेबल जज साहब ने ऑन दी बेसिस ऑफ अपीलेट अथॉरिटी जजमेंट, उन्होंने भी सिख और कौर को मैंडेटरी कहते हैं, इसका मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी कि सिंह और कौर ही होना चाहिए। तो फिर तो मुसलमान भी वोट डाल सकते थे, फिर तो शर्मे भी वोट डाल सकते हैं। शर्मा फिर मेंबर भी डीजीपीसी का बन सकता है, एक मुस्लिम भी फिर डीजीपीसी का मेंबर बन सकता है। तो पूरे सिख समाज को, समूचे सिख समाज को बहुत ही ठेस पहुंची है, आस्था को इतनी ठेस पहुंची है कि पूरे हिंदुस्तान में सिख समाज जागरूक हो गया कि ये क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का ये डिसीजन, जजमेंट आई है, ये क्या आई है? तो क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 मजहब है। तो ये जब हिस्ट्री में 4 मजहब हैं, तो जब मंदिरों की कमेटी बनती है, उस वक्त मुसलमान मजहब के लोग क्यों नहीं वहां लिए जाते कमेटी में? सरदारों के क्यों नहीं लिए जाते? या जब क्रिश्चियनों की कहीं चर्च की जो बनती है कमेटी, उसमें क्यों नहीं लिया? शर्मा को क्यों नहीं लिया जाता? गुप्ता को क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ तो शर्मा और गुप्ता के वोट बने हैं। और वो रिट पेटिशन जो मैंने अपीलेट अथॉरिटी को की है और यहाँ हाई कोर्ट में की है, उसमें सारी डिटेल है। और ये जो जजमेंट आई है, ये चुकाने वाली जजमेंट है। हम तो अपील करेंगे गवर्नमेंट से भी। आप तो इंसाफ लेने गए थे कोर्ट? इंसाफ लेने गए थे, लेकिन इंसाफ के बदले हमें सजा मिल गई। सजा मिली और पूरी कौम को सजा मिली। हम ये चाहते हैं, पूरी कौम, पूरा सिख समाज, समूचा समाज ये चाहता है कि ये रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है, इसको अमेंडमेंट की भी जरूरत है। और ये जो ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, हम जज साहब को कुछ नहीं बोलेंगे, इस पे गौर फरमाई जाए और इसको रिवोक किया जाए, चाहे सिंगल बेंच में चाहे डबल बेंच में जाके इसको रिवोक किया जाए। जज साहब ने, माननीय अदालत ने जो फैसला दिया है, वो फैसला संविधान को देखते हुए दिया है। तो क्या आपके वकील या आप लोग जज साहब को वो चीजें नहीं समझा पाए जो समझाना चाहते थे? जज साहब का अपीलेट अथॉरिटी की जो जजमेंट थी ना, उन्होंने उसी पे जोर दिया। उन्होंने ना डबल आईडी बोर्ड देखे कि कितने हैं, ना उन्होंने मृतक बोर्ड देखे। वो उन्होंने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन है वही होगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं कि सिंह और कौर ही होने चाहिए सरदार, और वही वोट कास्ट कर सकते हैं। तो अगर वो सिंह और कौर नहीं है, तो फिर सिख कम्युनिटी, सिख कौम क्या हुई? ये बताएं हमें, सिख कौम क्या हुई, सिख पंथ क्या हुआ? ये तो सिख गुरु गोविंद सिंह जी के सिख हैं हम। तो फिर इन लोगों ने अमृतपान किया हुआ है? जिन लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, क्या ये अमृतदाती हैं? क्या इन्होंने जब शादी की है तो इनके नाम चेंज हुए हैं? इन्होंने अमृतपान किया है? इन्होंने पंचककार, इन्होंने गातर डाला हुआ है? कैसे इन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया? और अथॉरिटी ने कैसे इनको अलाउ किया
इलेक्शन अथॉरिटी ने कैसे अलाउ किया कि ये वोट कास्ट करें, जबकि हमने अप्रोच भी किया, ऑर्डर भी निकला। तो इसका मतलब ये तो क्लियर बात है, सामने सामने बात है कि नेक्सस बना हुआ था बीएलओ का, और ये लोग इलेक्शन अथॉरिटी वाले मिले हुए थे इनके साथ, और इस कैंडिडेट को विनिंग बनाना चाहते थे और बना दिया उन्होंने। और हमारी तो सुनवाई ना एपीलेट अथॉरिटी ने की, ना ही ऑनरेबल कोर्ट ने की, सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो लॉ कहता है, उसी के अकॉर्डिंग तो फैसला आया है। लेकिन लॉ में तो ये भी नहीं ना लिखा हुआ, कहाँ लिखा है बताए मुझे, जज साहब बताएं मुझे, एपीलेट अथॉरिटी बताए कि सिखों के बजाय अगर 10 गुरुओं को जो सिख मानता है, 10 गुरुओं को मैं मान लेता हूं कि कोई दूसरा आदमी भी मानता है, वो ग्रंथ साहब को मानता है, 10 गुरुओं को उसने कभी घर में ग्रंथ साहब जाके अपना अखंड पाठ करवाया, तो सुखमनी साहब करवाई, या वो सिख धर्म को कैसे मानता है, रजिस्टर्ड वोटर वो कैसे बन गया? कभी उसने गुरुद्वारा साहब में जाके मंथली जो अगरवाई होती है वो दी, तो वो वोट कास्ट करने के हकदार हो गया। हर गुरुद्वारे में फैमिलीज रजिस्टर्ड होती हैं कि इस गुरु घर में 70 फैमिलीज हैं, इसमें 150 है, इसमें 147 है, इसमें 200 फैमिलीज हैं। वो अपनी श्रद्धा भावना से गुरु घर में डोनेट भी करते हैं। तो कभी इन लोगों ने डोनेट किया? अगर कल को ये लोग डोनेट करेंगे तो फिर वोट डाल सकते हैं क्या? कल वहां रजिस्टर्ड हो जाएंगे ना ये आश्रम में जाके अमृतपान करेंगे, ककार पहनेंगे, 5 ककार पहन के ये रजिस्टर हो जाए, वहां ये सरदार बन जाए तो वोट डालें, कौन मना कर रहा है? तो बड़े सारे सिख ऐसे हैं जिन्होंने बाद में केस कत्ल करवा दिए, पगड़ी उतार दी, वो लोग फिर क्या वोट डालने के हकदार हैं? उनकी फैमिली सिख है ना। अगर एक बच्चे ने अपने केस कत्ल कर दिए तो उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, वो बीमार भी हो सकता है। आस्था तो वही है ना जहाँ है, फैमिली तो पूरी सिख है ना। ये भी तो यही कह रहे हैं कि साहब जी को मानते हैं, ये भी तो कह रहे हैं कि आस्था है। ये कौन लोग कह रहे हैं आस्था है? कहाँ आस्था है? इन लोगों की क्या आस्था है? ये लोग तो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ये लोग तो घर में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, ये तो खैनी और ये इस किस्म की चीजें खाते हैं। ये तो गुरु गोविंद सिंह गुरु 10 गुरुओं की जो 10 गुरुओं की जो ग्रंथ साहब की बानी है, ये तो उसके आगे मथा टेकने के काबिल भी नहीं है। ये तो कैसे वोट डाल दिया? और डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक, गुरुद्वारा के प्रबंध करने हैं उस मेंबर ने, और वोट किसके डाल रहे हैं? जो क्लीन शीप लोग जो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से वोट डलवाए। सिख रहत मर्यादा को वो लोग नहीं मानते हैं जिन्होंने वोट कास्ट की, ये कह रहे हैं? नहीं मानते हैं, ये कह रहे हैं। ये वो सिख रहत मर्यादा को नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम कह रहे हैं, हम लोकल है जहाँ के, हमें पता है नहीं मानते हैं वो लोग। हाँ, कभी गुरुद्वारे में आए नहीं, कभी मथा नहीं टेका उन्होंने, कभी वाणी का उच्चारण नहीं किया उन्होंने, कभी घर में चाहे गुड़के पे चाहे पोथी से पाठ नहीं किया होगा, तो उन लोगों को तो वोट डलवा दिए इन्होंने। ये एक बीएलओ का नेक्सस बना हुआ था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक छोटे से स्वार्थ के चलते, छोटे के स्वार्थ से सिख रहत मर्यादा को और सिख इज्म को हाँ, ठेस पहुंची है उन लोगों की वजह से जिन्होंने एक छोटे से स्वार्थ के लिए ये घटना। क्रिमिनल लोग हैं ये, मैं तो ये कहूंगा, बड़ी बात ये तो हमारे साथ सिखों के साथ क्राइम हो गया है कि इन लोगों ने गुरु साहब के डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्या होती है, गुरुद्वारा के प्रबंध करने हैं, उसके लिए कमेटी है, उसके लिए मेंबरों ने जाना था। तो उनका हिंदुओं के या मुसलमानों के या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब लोगों के वोट डलवा के मेंबर बनना, तो वो गुरुद्वारा के प्रबंध क्या करवाएगा, क्या करेगा? वो बड़ा सवाल है कि सिख रहत मर्यादा को नहीं माना गया, उन लोगों से वोट कास्ट करवाया गया सिर्फ इसलिए कि वो इलेक्शन जीत सकें, जिससे पूरी दुनिया के सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं। अकाल तख्त के साबका जथेदार साहब का भी एक बयान आया है, उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया है और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि आखिर सिख रहत मर्यादा को ठेस क्यों पहुंचाई गई, ये सवाल हैं। एक सिख की परिभाषा और तारीफ क्या होती है? एक सिख की तारीफ एक स्त्री या एक पुरुष जो 10 गुरु साहिबान को, प्रथम गुरु नानक देव जी से लेके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तक उनको मानता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी सिੱਖਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ जी दे अमृत ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੱਖਦੇ हैं ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, ਉਹ सिख ਦੀ परिभाषा है, ਉਹ सिख ਹੁੰਦਾ है। जी मैं बड़े दुख के साथ ये आज आपसे कह रहा हूँ, और कि कुछ लोग जो आपसी अपने स्वार्थ के लिए जी किस हद तक जा सकते हैं
ये हमें आज महसूस हुआ है। आप भी जानते हैं कि मुझे 30-40 साल हो गए हैं जी जहाँ पे समाज सेवा करते हुए, और इसी चीज़ को देखते हुए अखनूर में एक हमारा ऐसा परिवार है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, जी और जहाँ की कुछ माली हालात ऐसे हैं कि उनको देखते हुए हमने भी एक दिमाग में एक सोच आई कि लोग दूर जाने के बजाय हमने एक तीर्थ स्थान जहाँ डेवलप किया जी अखनूर में, और लोग आते हैं अपनी आस्था लेके आते हैं। आज अस्थियों के लिए भी लोग आ रहे हैं, गुरुद्वारा साहब की नींव जहाँ रखी, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब से ये इलेक्शन लड़ रही है, और इलेक्शन तो वैसे ही भी एक डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम है। हमें हैरानगी होती है कि हमारी ही कास्ट में, हमारी ही कौम में इलेक्शन है। आप देख लीजिए दूसरी जो कम्युनिटी है उनमें आप कोई भी सभा ले लीजिए, ऐसी इलेक्शन नहीं होती। और हमने भी ये कोशिश की, जब ये इलेक्शन हुई तो हमने भी कोशिश की कि हमेशा जहाँ से कोई एक अनअपोज कैंडिडेट, हम जहाँ सारे जितने भी हैं उनकी सहमति से बना के भेज दें जहाँ पे इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। हमने इलेक्शन टालने की जहाँ कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व जहाँ पे हैं, और अभी ये ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो जहाँ पर प्लांट किए जाते हैं। अगर आप अखनूर की इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की आप देखें तो वो इतना पैसा खर्च करके इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके पीछे क्या है, कौन है, और कौन इन लोगों को प्लांट करता है? क्योंकि आपको तो पता ही है कि डीजीपीसी में हर डिस्ट्रिक्ट में 11 मेंबर जाते हैं जी, और 11 मेंबरों में से जिस कमेटी के 6 मेंबर होते हैं उसकी कमेटी बन जाती है। और कोशिश यही रहती है कि 6 मेंबर ऐसे आए जो डीजीपीसी की बात माने और वो अपनी वो कमेटी बना लें। अब इनके पीछे क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इनके पीछे भी हो सकता है किसी का हाथ हो, और जो खास करके जो एक एम्प्लॉई है जो सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक, शाम 6 बजे तक जिसकी ड्यूटी है, वो इतना योगदान कैसे दे सकता है? देखो डीजीपीसी का तो मतलब ही यही है कि गुरुद्वारे की एडमिनिस्ट्रेशन, और जहां पर तो ऐसा हो रहा है कि गुरुद्वारे की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुना हुआ एक सेवादार वो अपने आप को ऐसे शो कर रहा है कि वो लेजिस्लेचर भी है, वो जुडिशरी भी है, वो सब कुछ है। फैसले ऐसे हो रहे हैं। और अब ये जो एक जो जजमेंट आई है वो तो सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला है। तो हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ये रिट फाइल की थी, तो उसका रिजल्ट आया है, और रिजल्ट देखने के बाद तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि ये जजमेंट ऐसे कैसे आ गई। इस जजमेंट ने सभी के दिल को झंझोड़ के रख दिया, और खास करके हमारी सिख कम्युनिटी को। और दूसरा अफसोस की बात यह है कि अभी इस जजमेंट के आने के बाद में जो कमेटी अपने आप को सिखों के हितों की बात करने वाली कहती है, उसने अभी तक एक भी बयान जारी नहीं किया कि ये जजमेंट गलत है या ठीक है। क्योंकि इस जजमेंट ने पूरे हिंदुस्तान के सिखों को जीरो करके रख दिया, उनकी आइडेंटिटी खत्म कर दी है। आज इस आइडेंटिटी को कायम करने के लिए हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो अमृतसर में है चाहे दिल्ली में है, वो आज तो जथेदार साहब भी बोल रहे हैं कि सिख की आइडेंटिटी को डिफाइन करने वाला एक जुडिशरी का जज कौन होता है। इसको तो डिफाइन हमारे गुरु ग्रंथ साहब में किया हुआ है, इसको तो डिफाइन दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने कर दिया है? तो ये चीज जो सामने आ जाई है, अगर आप लोगों का ये मैटर कोर्ट में ना आ जाता तो शायद जज साहब ये जो ऑर्डर किया है वो ना करते, आप कोर्ट में गए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये अगर ये कोर्ट में ना जाता तो ये मसला उठता ही नहीं था। लेकिन कोर्ट में अगर ये मसला गया है तो क्यों गया? क्योंकि जो चीजें इलेक्शन में हुई हैं दैट वाज टोटली इलीगल। और अगर ये वोट बने हैं तो वोट किसने बनाए हैं? रिटर्निंग अफसर को ये पता नहीं। ठीक है, वो बोल देते हैं कि ठीक है ये वोटर लिस्ट बनेगी, जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है आप फाइल करिए। लेकिन 4 या 5 दिन का बीच में अगर टाइम होता है, उसके तो लोगों को पता भी नहीं चलता भी किसके वोट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बीएलओ जो वोट बना रहे हैं, दे आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एडवेंचर, फॉर दिस मिस्टेक, एंड दे शुड बी हेल्ड।
अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनको बचाने की कोशिश कर रही है और डिसीजन जो भी हो रहा है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बात कोर्ट में गई है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी वो फैसला नहीं दिया जिससे कि किसी जो एप्लीकेंट है उसको राहत मिले। अगर उसने फैसला नहीं दिया तो एप्लीकेंट जो है, जो पिटिशनर है, वो हाई कोर्ट में चला गया। अब हाई कोर्ट में वहां जाने के बाद में ये जो जजमेंट आई है, इस जजमेंट ने जो फैसला दिया है, ठीक है, हम मानते हैं जम्मू कश्मीर में हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा मैनेजमेंट बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी है। लेकिन देखिए ना, आज अगर हम देखें सेंटर में देखें, अगर सेंटर की बात करें तो गुरुद्वारा एक्ट भी है, 1920 का है, 1925 का है, जब ये श्रोमणी कमेटी बनी, तो उस कमेटी के हिसाब से तो नहीं है। लेकिन ये अब जो कोर्ट ने अगर फैसला, अगर कोई और कमेटी दे देती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये एक जुडिशरी का फैसला है, ये बाइंडिंग होता है सभी पे। तो इसको अभी अगर ये चीज हुई है तो इसको अभी कैसे रेक्टिफाई किया जाए? अब हमारा जो एक्ट है, गुरुद्वारा एंडोमेंट एक्ट 1973, रूल 1975, उसमें तो इसकी परिभाषा नहीं है। उस परिभाषा में सिंह और कोर नहीं है। उसमें तो सीधे लिखा कि जो आदमी 10 गुरुओं को मानता है, गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, जो केस रखता है, वो सिख है। लेकिन अगर मानना एक आस्था की बात है, मानने वाले बहुत है, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, आधा भारत मानता है, आधा भारत मानता है, हमारे हिंदू भाई भी मानते हैं, हमारे मुस्लिम भी मानते हैं, मर्दाना जी तो मुस्लिम थे तो वो भी मानते हैं। अगर मुझे तो काफी टाइम मिला, मैं तो गुजरात में गया हूँ, वहां तो सिंधी भाई हैं, वो तो हमारे धर्म को, सिख धर्म को मानते हैं। आप लखपत में चले जाइए, उसकी देखरेख भी तो वहां सिंधी भाई करते थे उस वक्त। मानना और आस्था रखना एक अलग बात है, लेकिन जब एक मैनेजमेंट कमेटी की इलेक्शन होती है, किसी संस्था की इलेक्शन होती है, उस संस्था में वो लोग हिस्सा नहीं ले सकते, हम दूसरे धर्म की संस्था में नहीं जा सकते। इसी तरीके से अगर किसी ने हमारी संस्था में चोट लगाने की कोशिश की है तो वो सरासर गलत है। लेकिन भारतीय कानून जो है, भारत का संविधान जो है, उसमें जो लिखा गया है उसी को फॉलो करके जज साहब ने जो ऑर्डर किया है ना सर। देखिए सर, संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। अभी गुरु नानक देव जी ने तो गुरु ग्रंथ साहब में सभी धर्मों की बाणी रखी हुई है, सब लोग उसको मानते हैं। इसी तरीके से जितनी भी अपने अपनी लोग हैं, जो अपनी अपनी उनकी संस्थाएं हैं, उसमें ये बेसिकली तो ये संस्था बनी थी कि सिर्फ गुरुद्वारों की देखरेख करने के लिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हम हमेशा इलेक्शन टालने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हर कोई जो चाहता है कि वो डीजीपीसी मेंबर बन के इस गुरुद्वारे में बैठ जाए, क्योंकि वो ज्यादा टाइम, अगर मैं देखा है कि उसका काम होता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने गुरुद्वारे हैं उनको देखे। अगर ये गुरुद्वारा इनके पास है, पहली तो बात यह है कि ये गुरुद्वारा इनके पास होना ही नहीं चाहिए डीजीपीसी के अंदर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जम्मू का कोई भी गुरुद्वारा, जम्मू के बाहर का कोई भी गुरुद्वारा आज डिस्ट्रिक्ट कमेटी में नहीं है। और जहां पर एक तीर्थ स्थान होने के नाते सभी की आंख इधर है और इसी के ऊपर है। और जहां पे कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जो हम देख रहे हैं, मैं दास तो खुद इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, मुझे तो लोगों ने अनपोज भी चुना, लेकिन मैंने बोला कि मैं बीइंग ए प्रोफेशनल, मुझे इन कामों में नहीं आना है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो आ रहे हैं, वो जिस तरीके से जहां काम कर रहे हैं उनका तौर तरीका ठीक नहीं है और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन एक सिख है, उसकी आस्था जुड़ी है गुरु ग्रंथ साहब से, गुरुद्वारा से, तो आप कह रहे हैं कि वो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? देखिए, गुरुद्वारा में आस्था होना अलग बात है, लेकिन अगर किसी के पास इतना टाइम है, क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो 8 घंटे 10 घंटे अगर गवर्नमेंट का जॉब करता है, तो मुझे बताइए कि वो कैसे टाइम निकाल सकता है? हम चाहते हैं कि कोई रिटायर हो, कोई मैच्योर्ड आदमी हो और जो सिख हिस्ट्री को जानता हो, वो ऐसे लोग वहां आने चाहिए, संजीदा लोग वहां आने चाहिए। ये लोग हिस्ट्री नहीं जानते हैं, ये मैच्योर नहीं हैं जो इस वक्त हैं।
इनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि ये मेच्योर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये मेच्योर हैं तो इन लोगों ने सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। मतलब ये साथ लेके नहीं चल रहे। नहीं चल रहे, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अगर ये बैठे हैं, अभी मुझे बताइए कि आज अगर कमेटी बनी है, गुरुद्वारा कमेटी है जी। तो गुरुद्वारा कमेटी कैसे बनी है, किसने बनाई है? उसमें तो कोई भी संजीदा आदमी नहीं, वो तो वही लोग हैं उनके फैमिली के। और अगर दास जैसा एक आदमी जिसने 30-40 साल दे दिए, सारा कुछ किया, अगर हमको साइड लाइन करते हैं तो आप समझोगे आप बाकी वाले लोगों को क्या समझेंगे जी हैं? और ये चीजें जो है, हम तो ये कहते हैं कि एक ऐसी बहस छिड़ गई है इस जजमेंट के आने के बाद में। आप सभी आदमी दुखी हैं इस जजमेंट को देख के, और मैं भी इसमें दुखी हूं, क्योंकि ऐसा माहौल पहले कभी नहीं बना था। और हमारी जो संस्था के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो इसके ऊपर चुप्पी साध के बैठे, वो नहीं बोल रहे। वो बोल ही नहीं रहे जी। वो दूसरे मुद्दों पे बोलते हैं। जो लेजिस्लेचर मुद्दे हैं, आज देख लीजिए, आज हमको जम्मू कश्मीर से ये भी एक आ गया कि सिख क्या है, सिख के नाम के अगर आगे सिंह नहीं है, कौर नहीं है, तो वो भी सिख है? तो ये जो चीजें हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है वो खत्म की है, और इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। मौजूदा कमेटी बात नहीं कर रही है। मौजूदा कमेटी इसके ऊपर कोई इसका संज्ञान नहीं ले रही है। जी जी जी। और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। तो हम तो चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ संज्ञान ले। और जम्मू कश्मीर का मसला है, अगर जम्मू कश्मीर का मसला ऐसे अगर कोर्ट में ये चीज अगर रेक्टिफाई हो जाती है, गुरुद्वारा एंडोमेंट एक्ट जो है वो अगर इसमें कोई तरमीम होती है और तरमीम करके इसको लागू किया जाए और इस बहस को जहां खत्म करने की कोशिश की जाए और आगे ना बढ़ाया जाए। जी, पूरे के पूरे सिख समुदाय के लिए एक बड़ा फैसला आता है जिसे लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे। पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बन गया, अखबारों की आज पहले पन्ने की खबर है ये। यहां तक कि अकाल तक ये बात पहुंच गई। लेकिन कारण क्या था? एक छोटी सी इलेक्शन, और उस इलेक्शन ने सिख कौम की आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई में सिख कौन है। आज ये सफाई सिखों को देना पड़ रही है, और सिख इस मुद्दे को अब किस तरीके से देख रहे हैं ये आप सबने सुन लिया। आप देखते रहें आरटीए इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।